हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है। और ये आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक वनरक्षक जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, सीईटी लेवल 1 लेवल 2 रीट यानी कि थर्ड ग्रेड साइंस, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाली हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें कंटिन्यू करें, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। साथ ही अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, और भी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें चेकआउट कीजिए, इन्हें देख सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कल हमने कर लिए थे, उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट जो कि आपको पूरा एनर्जी से भर देगा। चलिए, सक्सेस ओनली कम्स टू दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट। कहा गया है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो साहस करते हैं अटेम्प्ट करने का। यानी कि अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो सक्सेस कैसे मिलेगी ना। अगर हमें किसी काम को करना है तो हमें पहले उसके लिए प्रयास भी तो करना होगा ना, वो हमें काम करने की कोशिश तो करनी होगी। अगर हम करें ही नहीं, हम बोल दें नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो फिर हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें वहाँ तक जाना है तो हमें कोशिश करनी होगी, हमें चलना होगा। बिना चले आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ओके तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप किसी भी गोल को पाना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी ड्रीम है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसको अटेम्प्ट करना होगा। नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं, हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न 1 नैनोमीटर होता है। यह आपको कम्युनिटी टैब में भी मिला होगा और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, इसी वजह से मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं 1 नैनोमीटर। एक्चुअली 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁴। देखो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 1:9 मीटर होता है। परंतु यहाँ पर सारे जो हैं वो सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है, यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ पर सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ से कटेगा और इसी वजह से आपका जो आंसर है वो आपका रहेगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ क्या है? जस्ट एक डिवाइस है, आपको बताना है ये क्या काम करती है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? कीटाणुओं की वृद्धि को मापने का यंत्र है, या पौधों की धीमी वृद्धि को मापने का यंत्र है, पौधों की आयु का पता लगाने वाला यंत्र है, या पौधों की श्वास दर मापने का यंत्र है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो क्रेस्कोग्राफ है ये प्लांट्स की ग्रोथ को बताता है कि ग्रोथ जो है वो धीमे हो रही है या कैसे हो रही है। तो इसको बताने का जो काम है वो किसका है? क्रेस्कोग्राफ का है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक प्रश्न दिया गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको बताना है कि कौन इनमें से कहां किसके साथ मैच कर रहा है। ओके तो यहां पर दिया गया है एरोमीटर, अमीटर, अनीमोमीटर, अल्टीमीटर। हमें अब इसमें से एक दो नहीं पता है, परंतु हमें कुछ कुछ तो पता है। फॉर एग्जाम्पल हमें अमीटर पता है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। बी का थर्ड। अरे वाह, आपके लिए कितना सिंपल, एक ही ऑप्शन में बी का थर्ड है। और ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन RS में पूछे जाते हैं जहां पर ना जनरली क्या होता है कि अगर आपका एक मैच कर गया ना तो आपके दूसरे मिल जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर अमीटर से विद्युत धारा को हम मेजर करते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई को मेजर करते हैं। अल्टीमीटर का इस्तेमाल जैसे कि आपके जो वायुयान वगैरह होते हैं वो कितने अल्टीट्यूड वगैरह पे हैं, तो वहाँ पे अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अनीमोमीटर जो है ये पवन वेग का मापन किया जाता है। और उसके अलावा जो एरोमीटर है वायु या गैस के घनत्व का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को किस में बदलेगा? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। कैसे बदलेगा? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा, मोटर नहीं। मोटर क्या काम करती है? तो ये तो आपके विद्युत को यांत्रिक में बदलती है, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जनरेटर ये आपके मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल।
ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैटरी, बैटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वही आपके पंखे वंखे सब चला देती है। तो वही आपका राइट आंसर क्या होगा कि ये क्या करता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, जस्ट लाइक ये कुछ बैटरीज है, इवन जो हमारे सेल हैं वो भी बैटरीज ही हैं। आपके फ़ोन में बैटरी है, आप उसको पहले चार्ज करके स्टोर कर लेते हैं और फिर वो आपका फ़ोन चलाती है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट देखो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है। जनरली ऐसा देखा गया है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे आप लोग हाइट पे जाते हो क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम होगा तो स्याही जो है फैल जाएगी। वायुदाब में कमी की वजह से ऐसा होता है। प्रेशर जो है उसने उसको पूरा ऐसे प्रेस करके रखा था ताकि जो स्याही है वो आगे की तरफ ही रहे, परंतु जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा और इंक फैल जाएगी, उसके जो पीछे की क्या बोलते हैं उसको, रिफिल में से पीछे से निकल जाती है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्टेम सेल के प्रत्यारोपण से संबंधित है? स्टेम सेल क्या है, गलत आपको बताना है। एक्चुअली हमारे बॉडी की कोई भी सेल है वो स्टेम सेल से मिलकर ही बनी है। स्टार्टिंग में कोई सेल है स्टेम सेल, उसी में जब डिवीजन होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, फिर उसी से टिश्यू बनते हैं, फिर उसी से अंग बनते हैं। हर एक अंग की जो कोशिका है वो जस्ट उसकी क्या है, स्टेम सेल है। जैसे मेरे लीवर की कोशिकाएं होंगी, मेरे हार्ट की सेल है, मेरे ब्रेन की सेल है, तो जस्ट ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राणी में जीवन भर गुणन करती रहती है। बिल्कुल, कई बार आपको चोट लग जाती है कहीं पे तो वापस से वो आपका घाव भर जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, ये मल्टीप्लाई होती रहती हैं और उस चीज को सही कर देती हैं। अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, बिल्कुल सही है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, बिल्कुल सही है। केवल भ्रूण में पाई जाती है, नहीं, सब में पाई जाती है, भ्रूण में नहीं। बाद में क्या आपको चोट नहीं लगती, आपकी मरम्मत नहीं होती है क्या, होती है ना। तो स्टेम सेल आप में भी प्रेजेंट है, भ्रूण में यानी कि एम्ब्रायो में नहीं होंगी, एम्ब्रायो में होती हैं, परंतु केवल दे दिया ना, इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था, गलत ही पूछा था। राइट आंसर आपका क्या होगा, 4th नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिएगा। तो स्टेम सेल आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हर एक ऑर्गन को बनाने वाली पर्टिकुलर क्या होता है कि जो सेम कोशिकाएं होती हैं उसे कोई स्टेम सेल बोलते हैं, उसी में फिर डिवीजन होता रहता है, फिर वही टिश्यूज बनाएंगे और फिर वही ऑर्गन बनाती हैं। कुछ इस प्रकार से। आई होप आप इसको समझ गए हैं। देखो, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो में आपको स्पेशल सेल मिलेगी जिसका नाम क्या है, स्टेम सेल है। और ये स्टेम सेल आपकी ब्लड वाली है। इसने क्या किया, इसी ने आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह ये सारी चीजें बनाई। तो जहां से पूरा ब्लड बनाना, उस ब्लड की जो सिंपल सी जो कोशिका थी वही क्या थी, स्टेम सेल थी। उसी में जब डिवीजन वगैरह हुआ तो ये फिर आपका पूरा ब्लड बन गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरती है, बर्फ में वायु भरी होती है। हाँ, सेकंड है बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ पानी से ज्यादा गहरी होती है। बताओ क्या क्या इसका आंसर होगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, उसका क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आयतन ज्यादा होगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर आयतन ज्यादा होता है तो घनत्व कम होगा। क्लियर। डी बराबर या डेंसिटी बराबर क्या होता है, m अपॉन में v होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम होगा, तो जस्ट ये इसके अपोजिट होता है। क्लियर। इसी वजह से तो ध्यान रखना है, पानी बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, लवण है। ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। मैंने कुछ टॉपिक्स इसी वजह से बीच में छोड़ दी क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप वो करना चाहते हैं, बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है जो मैंने पहले ही करवा दी थी, तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगी कि प्लेलिस्ट कौन सी है, वहाँ पर जाके सीधा ही जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके। उसके अलावा इससे पहले बहुत सारी क्लासेस मैंने करवा दी है क्वेश्चंस की, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पसंद आती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है।
क्लियर। नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट वगैरह, ये सारी चीज ध्यान रखिएगा कि इनमें ये कैसे हैं, आपके कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है लवण को छोड़कर। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन में आपको जरूर ही नाइट्रोजन मिलता ही है, बाकी में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं मेन कंपोनेंट, बट प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से जब आपकी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो नाइट्रोजन से युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और यूरिया, अमोनिया वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं और इनको खून से अलग करने का काम होता है किडनी का। क्लियर। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्यप्रणाली किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज, गुरुत्वाकर्षण, पास्कल या फिर गति का नियम? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? पास्कल का नियम। आपने देखा है, आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, गाड़ी झटके से उसी टाइम पर रुक जाती है क्योंकि वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसने बोला है कि अगर आप जिस भी तरफ से प्रेशर लगाओगे ना तो उसकी दूसरी तरफ भी उतना ही प्रेशर लगता है, प्रेशर हर जगह पे समान ही लगेगा, ये पास्कल जी ने बताया था। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के तार में विद्युत धारा किस वजह से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, मेटल में, अब धातु क्या है? मेटल है। और मेटल में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पे आप करंट को प्रवाहित करवा सकते हैं, करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कैसे होगा देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब चलने के लिए करंट क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही चलती है। तो जैसे आपने यहाँ पर करंट को प्रोवाइड करवाया, अब इसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं और यही क्या है? और यही तो है धारा। ठीक है, तो जो वायर में क्या होते हैं? वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसे ही हम करंट कहते हैं, उसे ही हम करंट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटल्स के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक भी होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, शैवालों में जनन पाया जाता है। शैवालों यानी कि एल्गी में जनन आपको बताना है। ये थ्रायोफाइटा का पार्ट है, यानी कि जो आपके पादप जगत है, पादप जगत में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थैलोफाइटा सॉरी थैलोफाइटा होते हैं, ठीक है, इसी का ही पार्ट है। और ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंदर कायिक जनन यानी कि शरीर में ही विखंडन हो जाना, उसी से ही अलग एल्गी बन जाना, ये भी होता है। लैंगिक यानी कि जो गैमेट सेल्स होती हैं उनसे निर्माण होना, उसके अलावा अलैंगिक सभी तरीके से ही निर्माण होता है, सभी तरीके से ही जनन संभव है किसके अंदर? शैवाल के अंदर। तो ये जब हम प्लांट वाला टॉपिक करेंगे वहां पे आपका अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धातु M के क्लोराइड का जो सूत्र है वो क्या है? MCl2 है। तो आपको बताना है M का जो ऑक्साइड होगा, M का जो ऑक्साइड है उसका अणुसूत्र क्या होगा। तो अणुसूत्र या जिससे हम सूत्र बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि M के ऊपर मान लीजिएगा 2 यहाँ पर पावर है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो नहीं, ठीक है, यहाँ पे MCl2 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो M है उसके ऊपर जरूर कैसा होगा? आवेश 2 होगा। इसी वजह से यहाँ पर ये, क्योंकि अपोजिट आपकी जो पावर्स होती हैं वो नीचे चली जाती है ना, ये आपने देखा होगा, नहीं तो ये वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्साइड पूछा है, ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, -2, और ऑक्साइड क्योंकि यही होता है और M के ऊपर क्या है? चार्ज 2 है, तो इसी वजह से ये दोनों पावर कट हो जाएंगी और क्या बन जाएगा? MO। यानी कि अगर M का कोई ऑक्साइड अणु होगा तो उसका सूत्र क्या होगा? MO होगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ये वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल का मान बता दीजिए। F यानी कि फोर्स आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स कहना चाहूँ तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? MA होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5 kg है। यहाँ टाइम दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है और वेलोसिटी v1 एंड v2 दिया गया है। तो v1 यहाँ पर कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड है और v2 यहाँ पर कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर। हम लोग ये जानते हैं फोर्स क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर
तो अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर P जो है ये क्या होता है, mv होता है ना, मतलब कि संवेग इक्वल टू क्या होता है, mv, द्रव्यमान गुना वेग को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है जस्ट डिफरेंस होना, क्लियर। अगर ये यहाँ पर डिफरेंस है तो ये क्या होगा, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा यहाँ पर t, या आप सीधा भी t लिख दीजिएगा क्योंकि समय कितना है यहाँ पर 2 सेकेंड आपको दिया गया है। वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा था तो हम लिख देंगे mv2 माइनस mv1 अपॉन में t कर देंगे, क्योंकि संवेग यही होता है ना, संवेग में परिवर्तन। अगर आपने न्यूटन भाई साहब का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा तो यहाँ पर m हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ लिख दूँ अलग से। अगर हमने m बाहर निकाला तो v2 माइनस v1 अपॉन में t, m यहाँ पर कितना है, 5 है, v2 यहाँ पर 7 है, चलो 7 माइनस 3, और टाइम कितना है 2, कितना आएगा 5 गुना 4 बटे 2, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को पॉज करो, बैक करो और देख लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, जस्ट फॉर्मूला लगाया है संवेग में परिवर्तन की दर का, और बस उसी से ही फिर संवेग की जो वैल्यू है mv होता है, और ये आपको दिया गया है, बस कुछ नहीं पुटअप किया है। जो आपको चीज़ें दी गई है ना, पहले उसको लिख लो, फिर देख लो कि कौन सा सूत्र यहाँ पे सेट बैठता है, बस वो फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की दूरी की आयु की प्रकाश की तीव्रता की। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। कम्युनिटी टैब में मैंने इसे डाला था, काफ़ी सारे बच्चों का गलत भी है, काफ़ी का सही भी है। तो राइट आंसर आपका होगा डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। जब आपको बहुत लंबी डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो आप प्रकाश वर्ष में ही उसको, लाइट ईयर भी होता है ऐसे तो, ठीक, सॉरी, इसको लाइट ईयर भी बोलते हैं, और इसी में हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन होता है। बायोडाइवर्सिटी को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा है। कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पर जीवों में आपको सबसे ज़्यादा विविधता, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब एक ही एरिया में आपको पेड़ पौधे बहुत सारी वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं, जीव जंतु आपको बहुत सारी वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं, उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको ध्यान रखना है, मान लीजिएगा ये आपके पास क्या है, पृथ्वी, ये आपका क्या है 0 डिग्री है, जिसको आप इक्वेटर या जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है यहाँ पर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है। सीधा चमकने की वजह से अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो भी समुद्र वाला एरिया है वहाँ पे जो पानी है भाप बनकर जाता है, और वही पानी कंडेंसेट होकर संघनित होकर बारिश कर देता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर बारिश बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, पेड़ पौधे वनस्पति बहुत ज़्यादा होगी, उन पे रहने वाले जीव जंतु बहुत ज़्यादा होंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठीक है, यहाँ पर आपको जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर एक समान रहती है नहीं, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है नहीं, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है नहीं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोल की तरफ चलोगे ना तो पोल की तरफ जाने पर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम है तो हर प्रकार का जीव जंतु नहीं रहेगा। इससे पोलर बियर वगैरह जैसे कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं वही आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन, ये मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दिया है। ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वे में माध्यम के समानांतर होते हैं, माध्यम के समानांतर होते हैं, यानी कि तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा में होगा। यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपके क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और ये है आपके ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। क्लियर।
क्लियर। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा माध्यम के समानांतर होती हैं, इस प्रकार से समानांतर होंगी तो वो है अनुदैर्ध्य, जैसे कि साउंड वगैरह जो है ये आपका अनुदैर्ध्य है। उसके अलावा ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ की बात करते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हो तो कुछ इस प्रकार से तरंगे उठेंगी, रस्सी को जोर जोर से खींचोगे तो कुछ इस प्रकार से तरंगे उठेंगी, यानी कि माध्यम के लंबवत यानी कि माध्यम से 90 डिग्री का जो कोण बनाती हैं उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, रस्सी में जो उत्पन्न तरंगे हैं वो भी अनुप्रस्थ है, और उसके साथ साथ में तालाब में पत्थर, पानी में कहीं भी पत्थर फेंकोगे तो वो भी उत्पन्न तरंगे कैसे हैं, अनुप्रस्थ हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे आहार में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, अग्नाशय प्रोटीन का पाचन करने में एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको देखना है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मुंह के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके अलावा ईसोफेगस के अंदर कोई भी पाचन नहीं होगा, कोई भी पाचन नहीं होता है। उसके अलावा जब आप पेट की तरफ आते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत में भी प्रोटीन का, छोटी आंत में सभी का होता है, प्रोटीन का भी पाचन होगा, आपके कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है और फैट का भी पाचन होता है। और यहाँ पे स्टमक की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन होता है। क्या कहता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, सही है। अग्नाशय प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ता है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे केवल दिया जाता ना, केवल, अगर केवल होता तो आपका गलत हो जाता, परंतु यहाँ पर केवल कहीं नहीं दिया गया है और राइट आंसर आपका होगा, दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली ना ये इसकी बैटरी जाने वाली है, तो आज हम इतना ही करते हैं और बाकी का हम लोग कल करेंगे। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी का हम लोग कल करेंगे और आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, टेक केयर।